श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपसे 16 से 31 अगस्त के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जन धन योजना का बीज वट वृक्ष बना। बीते एक दशक में ये वित्तीय समावेशन और जन केंद्रित आर्थिक पलों की आधारशिला बन गई है। जन गण मन को सशक्त करने की सोच पर लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को अपने पहले संबोधन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं एक योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक दशक पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में यही हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर पिछले सप्ताह आपसे विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु समसामयिकी के रूप में इस बार गुलामी की मानसिकता वाली निशानियों से मुक्ति की ओर बढ़ते भारत को इस अंक में शामिल किया गया है। साथ ही नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक, मन की बात, कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री का कारगिल दौरा, आम बजट पर CII में प्रधानमंत्री का संबोधन, भारत सऊदी अरब के बीच निवेश पर आगे बढ़ते कदम और पेरिस ओलंपिक्स में अभी तक की भारत की उपलब्धियों और बैक कवर के रूप में भारत की 43वीं विश्व धरोहर चराईदेह मोइदाम इस अंक की विशेषता है। लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का उद्घोष इतनी जल्दी जन जन की सोच का हिस्सा बन जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के भारत के लिए 15 अगस्त 2022 को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में पंच प्राण का प्रण लिया था। उसमें से गुलामी के हर निशान को मिटाने और उस सोच से उबरने की यात्रा तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे किए। उसी दिन अंग्रेजी शासनकाल में दिए गए दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम को बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखे गए। ये न शुरुआत है न अंत है, बल्कि मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा बन गई है। बीते 2 वर्षों के कार्यकाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे राष्ट्रपति भवन के साथ आम लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण कहा। औपनिवेशिक शासन से हम आजाद तो हुए, पर ऐसे कई प्रतीक व्यवस्थाएं हमारे साथ बनी रहीं जिनके बारे में चेतावनी देते हुए महात्मा गांधी 1909 में ही कह चुके थे कि केवल अंग्रेजों और उनके शासन को हटाने भर से स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं है। उनके जाने पर भी उन्हीं की सभ्यता और उन्हीं के आदर्श यदि बने रहे तो व्यवहारिक रूप से हम पहले जैसे ही बने रहेंगे। इसी सोच को नया भारत साकार करते हुए औपनिवेशिक छाया से बाहर आ रहा है। अक्सर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो भले देखने सुनने में बड़ा न दिखता हो, लेकिन वो हमारी सोच में बड़े बदलाव लेकर आता है। ठीक उसी तरह जैसे आजादी के आंदोलन के समय चरखा और एक मुट्ठी नमक जैसे छोटे प्रतीकात्मक प्रयास जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ठीक उसी तरह अब जब एक राष्ट्र के रूप में भारत स्वयं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, तो गुलामी के प्रतीकों को मिटाना भी राष्ट्र का कर्तव्य बन जाता है। 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले अमृत उद्यान को अक्सर राष्ट्रपति भवन की आत्मा के रूप में चित्रित किया जाता है। जनवरी 2023 में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के प्रतीक को हटाया, जिसमें औपनिवेशिक काल की छाप दिखती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने VIP और लाल बत्ती की संस्कृति को खत्म किया। इन सभी निर्णयों की जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। नागरिकों की आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार उद्योग और निजी क्षेत्र को भी
सशक्त बनाने में जुटी है ताकि देश के नागरिकों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। यही वजह है कि अनिश्चितताओं से भरे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। नियत और प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है। इसीलिए केंद्र सरकार की नीति, निर्णय और निवेश वैश्विक प्रगति का आधार बन रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के पश्चात सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय के और थिंक टैंक सहित अनेक क्षेत्रों से 1000 से ज्यादा प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि विभिन्न CII केंद्र इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। CII के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश के नागरिक जीवन के हर पहलू में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और उत्साह से भरे होते हैं, तो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। देश आज विकसित भारत की चर्चा कर रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ भावना में बदलाव नहीं है, बल्कि ये नागरिकों के आत्मविश्वास में बदलाव को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। चाहे नेशन फर्स्ट ये हमारा कमिटमेंट हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प हो, चाहे सैचुरेशन अप्रोच को हम अचीव करने का इरादा लेके चले हो, चाहे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो, हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। हम योजनाओं को निरंतर विस्तार देते हैं, उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा करते हैं। आप सरकार की अप्रोच, विकास के प्रति हमारे कमिटमेंट को भली भांति जानते हैं। हम हर बार नए माइलस्टोन्स गढ़ रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री से भी मेरी यही अपेक्षा है कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए सरकार के साथ स्पर्धा करे, सरकार को भी पीछे रख देकर जीत हासिल करे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। पीएम पैकेज की घोषणाएं, ये हम दोनों, चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, ये हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इस अवसर पर वर्ष 2014 के पहले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त देश कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की सूची में था और लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और घोटालों से ग्रसित था। सरकार ने अपनी नीति, गैर जरूरी नियम कानून, अनुपालनों को हटाकर उद्योग एवं निजी क्षेत्र की राह को भी आसान बनाया, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, गंभीर आर्थिक संकट से देश को बचाया जाए। इसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती आ रही है। मेक इन इंडिया और विभिन्न क्षेत्रों में FDI नियमों के सरलीकरण के साथ साथ 14 क्षेत्रों के लिए बहुउद्देश्य लॉजिस्टिक्स पार्क और PLI जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर सरकार का फोकस है। बजट में देश के 100 जिलों के लिए निवेश पार्कों की घोषणा की गई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए केंद्र बनेंगे।
केंद्र सरकार ने मौजूदा औद्योगिक गलियारों के आधुनिकीकरण करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु के बलिदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। देशभक्ति व साहस के प्रतीक राजगुरु का जीवन राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि के लिए समर्पण की अनोखी मिसाल है। उनके जीवन का एक ही प्रण, एक ही लक्ष्य और एक ही धुन थी, भारत की आजादी। व्यक्तित्व की श्रेणी में पत्रिका के इस अंक में शहीद राजगुरु शामिल हैं। विदेशी हुकूमत के अमानवीय अत्याचारों के बाद भी वो इसी लक्ष्य के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर अमर हो गए। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। पुणे के खेड़ा में 24 अगस्त 1908 को शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ था, जिसे दुनिया राजगुरु के नाम से जानती है। उनके पिता का नाम हरि नारायण और उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही राजगुरु का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ होने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपनी वीरता के लिए हमेशा याद किए जाने वाले शिवराम हरि राजगुरु एक निडर और साहसी क्रांतिकारी थे। देश की आजादी के लिए वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने महान देशभक्त राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को अपराधी बताकर फांसी पर लटका दिया। बताया जाता है कि जब इन तीनों को फांसी दी जा रही थी, तब इनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी और ये मस्ती में मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गा रहे थे। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यही कारण है कि हर साल 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेने वाली मां भारती के महान सपूत राजगुरु जब देश की खातिर शहीद हुए थे, उस समय उनकी उम्र महज 22 साल ही थी। वीर सपूत राजगुरु की शहादत ने न सिर्फ अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था, बल्कि करोड़ों युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रेरित करने का भी काम किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगुरु को याद किया था। विकास भी विरासत भी, ये एक ऐसा मंत्र है जिसे लेकर नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विरासत को संरक्षित और वैश्विक पहचान मजबूत करते भारत ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी की। भारत की इस मजबूत पहचान पर समिति ने फिर मुहर लगाई। असम के चराई देव मोइदाम अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो यूनेस्को की तरफ से सूचीबद्ध उत्तर पूर्व भारत की पहली और भारत की 43वीं विश्व धरोहर है। भारत सबसे अधिक विश्व धरोहर संपत्तियों के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर है। यूनेस्को सूची में शामिल भारत की धरोहरों में 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। पिछले 10 वर्षों में 13 नई धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुकी है। चराई देव मोइदाम असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी। राजा को उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता था। मोइदाम टीलेनुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है। प्रत्येक मोइदाम को एक अहोम शासक या गणमान्य व्यक्ति का विश्राम स्थल माना जाता है। मोइदाम असमिया पहचान और विरासत की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। चराई देव मोइदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। इसे पत्रिका के बैक कवर के रूप में शामिल किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। तब तक के लिए मुझे यानी विनीता को और अभिनय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।